आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज बात करेंगे उन इजला की जहां पर कसीर तादाद में अक़लियती तबका रहता है। इन इजला का जो है वो खुसूसी तौर पर तरक्की होनी थी, डेवलपमेंट होना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस रफ्तार से ये तरक्की होनी थी क्या वो हो पाई? और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ मीम अफजल साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं और कांग्रेस से जो है इनका ताल्लुक है, इनसे बात करेंगे। और इनके अलावा मौजूद हैं सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा, आप मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन की, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं नवेद हामिद साहब, आप सोशल वर्कर हैं। और इनके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है और हर बार की तरह ऑडियंस में इस बार भी एक खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, असफर फरीदी साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, ये भी सवाल करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएंगे। हम बात कर रहे हैं अक़लियती तबके से जुड़े मसाइल की, और बात हो रही है कि 90 इजला का इंतखाब जो है वो किया है मरकज़ी हुकूमत ने, उनकी तरक्की के लिए उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा है। बहुत सारी शिकायतें आई हैं। ये लोग कह रहे थे कि वहाँ पर तरक्की का काम तो हुआ है लेकिन उस जगह नहीं हुआ जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, दूसरी जगहों पर कर दिया गया है। माइंडसेट की बात भी हुई थी। आपको क्या लगता है, सबसे पहला सवाल यही है, क्या आपको लगता है कि 90 ज़िलों का जो इंतखाब किया गया था उनके अंदर जो काम होना था वो हुआ? देखिए, ये ऐलान तो बहुत अच्छा था, लेकिन अलमिया ये है कि वो काम नहीं हो पाया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट। ब्यूरोक्रेसी ने जैसा चाहा उसको इस्तेमाल किया। और अभी मुझे खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अभी इस वक्त सैयदा हमीद साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। उसको प्लानिंग कमीशन ने अभी 90 से बढ़ाकर 117 डिस्ट्रिक्ट शायद उन्होंने उसको किया है। ब्लॉक लेवल पे जो है वो लेकर के जा रहे हैं, दरअसल ब्लॉक लेवल पे लेके जा रहे हैं, जिसमें 117 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे उसके अंदर। तो अब ये देखना है कि भाई ये जो 12वां पंचसाला प्रोग्राम है, इसके अंदर हम कितना टारगेट पूरा कर पाते हैं। सरकार को बेसिक बात यह है कि मुल्क की आवाम को बताना चाहिए कि भाई ये जो काम हुआ है वो कितने % उसमें उसको अचीव टारगेट हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है। मतलब जो है अभी भी आपको नहीं लग रहा कि कुछ हुआ है? हुआ है, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अगर 40% हुआ है तो वो कुछ नहीं हुआ है, काम बहुत बाकी है अभी। आप ये काम बहुत बाकी। मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है वो इजला की तादाद जो है वो बढ़ गई है, चूंकि ब्लॉक लेवल पर लेकर के जा रहे हैं उसके हिसाब से जो वो कवर हो रहे हैं, बहुत सारे 100 से ज़्यादा जो है वो हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो 90 ज़िले चुने गए थे, क्या उनमें जिस तरीके से काम होना चाहिए था तरक्की का, आगे बढ़ने का, वो नहीं हो पाया? अभी नवेद साहब ने एक बात कही और मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है उसका बहुत बड़ा रोल है कि जो स्कीम्स बनती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन एक तो कम होता है और जहाँ होना चाहिए उसकी बजाय कहीं दूसरी तरफ हो जाता है। जैसे आपने बताया, एक मिसाल थी और किसी अहम आदमी ने मुझे बताया कि उनके ज़िले में एक जगह बता दिया गया कि भाई इसमें मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ये यहाँ पर करना चाहिए। उन्होंने, एक ब्यूरोक्रेट ने उसको बदल कर बराबर की जगह पर, यानी कुछ एक आध किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर उस प्रोग्राम को दे दिया, जहाँ पर मुस्लिम जो थे वहाँ 10% से भी कम थे, बाकी दूसरे लोग थे। लेकिन चूँकि डिस्ट्रिक्ट वही था इसलिए उन्होंने ऐसा दे दिया। तो इसमें दो बातें हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक जो अपैथी है या उनका जो जहन माइंडसेट जो इन्होंने कहा, वो अक़लियतों के ताल्लुक़ से पता नहीं उनका क्या मिजाज है कि वो उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरे, मैं ये समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। जो वहाँ जो लोकल लोग हैं उनको भी इसमें तवज्जो देनी चाहिए। खाली ब्यूरोक्रेटिक अपैथी से काम नहीं चलेगा या उसको हम शिकायत करें, ये ठीक नहीं है। इसमें पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो ज़िम्मेदार इदारे हैं अक़लियतों से मुताल्लिक़, मसलन किसी स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन है या माइनॉरिटी के इलेक्टेड मेंबरान हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हों या असेंबलियों के मेंबर हों, उनको थोड़ा बहुत उसकी खबरगिरी करना चाहिए। जब वो खबरगिरी जी निगाह रखनी चाहिए बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये अब जैसे आपने आज ये प्रोग्राम दिखाया, अब गांव-गांव देहात तक ये प्रोग्राम जाएगा, वहाँ के लोगों को भी इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि माइनॉरिटी से रिलेटेड जो हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए और उनको भी ये बताना चाहिए कि जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम हैं, उनको उन तक पहुँचाना चाहिए ताकि वो भी कुछ देखभाल कर सकें। अब इस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पर सिर्फ ज़िम्मेदारी डाल देना
काफी नहीं, गलत होगा। मैं इसी मामले में नहीं कहता हूँ, मैं तो ख़ास तौर पे एक उर्दू का भी ऐसा मसला है जिस पर मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी खाली नहीं है उर्दू के फ़रोग की, उर्दू वालों को ज़्यादा आगे बढ़कर उसका फ़रोग की कोशिश करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई शिकायत है, कहीं किसी जिले में काम नहीं हुआ है, माइनॉरिटी के किसी एरिया में काम नहीं हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, सिर्फ अफसरों की नहीं है, आम लोगों की भी है, सबकी है। मिलजुल करके ही जब हम करेंगे तब कुछ रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास आएंगे, इससे पहले कि ऑथेंटिक जवाब आपसे मिले, अब आप जो है, आपको क्या लगता है एक सहाफ़ी की हैसियत से, उसकी निगाह से किस तरीके से चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया है, और जो 90 ये ज़िले थे, क्या लगता है कि जहाँ तक काम होना चाहिए था वो हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो इसका जो पूरा खाका ही तैयार किया गया था वही गैर अमली था, उस पर तजुर्बा जो है करना, जैसे कि 90 अजला जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड अजला थे, उसमें क्या आप ये सोचते हैं कि कोई भी ज़िला उस तरह से तरक्की कर सकता है कि आपने उसके आधे हिस्से में तरक्याती काम कर दिया, हॉस्टल बना दिए, स्कूल बनवा दिए, सड़कें खुद बनवा दी, नहरें बनवा दी, उसके बाद फिर उसका दूसरा हिस्सा अगर खाली रहे, वहाँ पर अस्पताल ना हो और उस पर जैसे दूसरे अजला से उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो, तो क्या वो ज़िला खुद तरक्की कर सकता है? तो मेरे ख्याल में ये तजुर्बा ही गैर अमली है, और इसी वजह से अभी तक इस पर खातिर खा अमल नहीं हो पाया, कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी सैयदन हमीद साहबा डालेंगे। और लेकिन जो भी अगर इसको चुना भी गया है तो सरकार की नीयत भी साफ नहीं है। सरकार में जो ख़ासतौर से जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, वो जैसे ही उनको कुछ मिलता है मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर, तो वो वहाँ जाकर के खामोश हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, एक दो का नाम लेना काफ़ी नहीं होगा, ये आम सूरत हाल है। मैं इनको इल्ज़ाम नहीं कहूँगा, शिकायत है एक तरीके से ये कि वाकई जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और एक मोटे तौर पर जो है माइंडसेट ये लोगों का बन रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है उन एरियाज़ को जो है वो डेवलप नहीं किया जाता। जहाँ पर ज़िला तो एक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो सभी लोग जानते हैं, मगर उसको रिपीट करने में हर्ज नहीं है, कि ये जो 90 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुए थे, ये 2 बेसिस पे हुए थे, एक पॉपुलेशन पैरामीटर्स और एक डेवलपमेंट पैरामीटर्स, कि कितना उनको डेफिसिट है, डेवलपमेंट डेफिसिट, इस बेसिस पे ये सिलेक्ट हुए थे, और ये सिलेक्ट हुए थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जनरल फीलिंग ये थी कि ये जो 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा माइनॉरिटीज़ तक, तो उसका एक सल्यूशन ये दिया गया, जिसमें कुछ लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन था कि लेट अस ब्रिंग इट डाउन टू द ब्लॉक लेवल। तो अब जैसे कि नवेद हामिद साहब ने और असलम साहब ने जैसे कहा कि इस ब्लॉक लेवल पे आके और ये टारगेटेड ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो आप जहाँ तक दोनों मेरे दोनों कॉलीग्स ने जो इस वक्त बात रखी, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ, और मेरे भाई जो सामने बैठे हैं उनकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है तो आप ये तो नहीं कर सकते कि एक घर में डेवलपमेंट हो, एक गली में हो और अगली गली में ना हो। तो ये मुझे याद है बिल्कुल जब MSDP हुआ था, उस वक्त सलमान खुर्शीद वाज मिनिस्टर, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि ये एक तरह से प्रैक्टिकली वेरी इम्प्रैक्टिकल, जैसे आपने कहा इट्स अ वेरी इम्प्रैक्टिकल। तो इसका आपने जो कहा है इस वक्त, आपने डिज़ाइन पैराडाइम को कहा है कि डिज़ाइन पैराडाइम जो है वो डिफेक्टिव था। एनीवे, वो बन गया डिज़ाइन, उस पर अमल दरामद हुई, उस पर एक पूरी प्लान पीरियड में उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें बहुत सी रिपोर्ट्स आई, एक रिपोर्ट आई प्रॉमिसेस टू कीप, और रिपोर्ट्स आई, लोगों ने उसके लिए मॉनिटर्स अपॉइंट हुए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो मॉनिटर करेंगे। उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स पेश आए मॉनिटर्स में भी, कि मतलब शिकायतें आप तक भी पहुंचती हैं? हाँ, प्लानिंग कमीशन जो कि प्रधानमंत्री की हमारे चेयर हैं, और हमारे पास कन्वीनिंग पावर है। एक बार हमने प्लान बना दिया, एक बार हमने एलोकेशंस दे दिए, और इस वक्त 2013-14 में मैं यहाँ लिख के लाई हूँ, MSDP को 1250 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इस करंट सेकेंड ईयर ऑफ प्लान में है, अब एक्चुअली एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ प्लान, मतलब 4 साल और है। 1250 करोड़ रुपया MSDP को दिया गया है, बढ़ा के दिया गया है। उसकी परसेंटेज
और मिनिस्ट्रीज और सेक्टर्स को बहुत कम तरक्की मिली है, मगर इसको बढ़ा के दिया गया है इसलिए कि इसने खर्चा नहीं हुआ। जब खर्चा नहीं होता तो अगले साल की फंडिंग कट जाती है। बावजूद इसके कि खर्चा नहीं हुआ फिर भी फंडिंग नहीं कटी, फिर भी फंडिंग बढ़ाई गई, ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए कि इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। बिहार में 541 करोड़ रुपए दिए गए थे 7 अजला के लिए, और आपको मालूम है कि सिर्फ 300 कुछ करोड़ रुपए जो है वो ग़ालिबन खर्च हुए हैं। और वहाँ की रिपोर्ट बार बार आपकी तरफ से भी और ये मरकज़ी इसकी अक़लियती उमूर के वजारत की जानिब से भी खतूत उसको इरसाल किए गए, लेकिन कुछ उस पर ये अमल दरामद नहीं हुआ, तो वहाँ पर तजुर्बा नहीं हुआ, कामयाबी नहीं मिली। मैं मिसाल देता हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कि वहाँ के बेशतर लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है मेरिट कम मीन्स के नाम से, लेकिन यही स्कॉलरशिप जो है वो दूसरी जगहों पर, क्योंकि जो अफेक्टेड है वो मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम तलबा को सिर्फ इस बात की बुनियाद पर क्यों नहीं दिया जाता कि इसका नाम मोहम्मद असलम, इसका नाम मोहम्मद ये बिलाल है, उसी बुनियाद पर स्कॉलरशिप क्यों नहीं दिया जाता, उसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट और असनाद क्यों मांगी जाती है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल, और आज हम बात कर रहे हैं उन खुसूसी अजला की जहां पर कसीर तादाद में अक़लियती तबका रहता है। बहुत सारे मसाइल जो हैं अभी भी उनके एज इट इज़ हैं, बहुत सारे मसले जो हैं वो हल नहीं हो पाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और तरक्की जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पाई। मैम ने अभी कहा था कि जो 90 ज़िलों का जो इंतखाब किया गया था वो 2 पॉइंट्स के ऊपर किया गया था, आबादी और डेवलपमेंट। आपको लगता है कि 25% आबादी जो है वो रखी गई थी, क्राइटेरिया बनाया गया था 25% आबादी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारे इजला के साथ नाइंसाफ़ी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी जगह 20 से ज़्यादा फीसद जो है मुस्लिम रहते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आया या उनका इंतखाब नहीं किया गया। कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे अजला ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है वो 10 लाख 15 लाख के में है। मिसाल के तौर पर ख़ुद आप यहाँ दिल्ली में ले लीजिए, जो जनूबी दिल्ली का ज़िला है उसमें तकरीबन 4-5 लाख की आबादी है ओखला की, जामिया नगर की, और ये उस ज़िले में शामिल नहीं है। दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट ज़िला है वो मुस्लिम कंसंट्रेटेड ज़िला में शामिल है। अब पूरी 7-8 लाख की आबादी को आप उससे एक्सक्लूड कर दें और ये कह दें कि ये उस ज़िला में शामिल नहीं, तो इस तरह के ज़िला में रखने से और नहीं रखने से क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह से बहुत सारी आबादी है जहाँ पर के अच्छा ख़ासतौर से उन अजला में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ का एक भी ज़िला वो इस 90 ज़िलों में नहीं शुमार किया गया है, राजस्थान भी उनमें से एक है। जी, इसके अलावा एक और चीज़ है कि बहुत सारे जैसे मुस्लिम अक्सरियती अजला ऐसे हैं जो उन्हीं हलकों में लोकसभा या ये असम्बली के हलके आते हैं, वो इत्तेफाक से रिजर्व है। तो जिसकी बात मीम अफजल साहब ने कही कि मुस्लिम नुमाइंदों को भी बात करनी चाहिए, तो वहाँ इत्तेफाक से मुस्लिम नुमाइंदे हैं भी नहीं, वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं, इलेक्टेड नुमाइंदे तो बहुत होंगे लेकिन इलेक्टेड नुमाइंदे जो है वहाँ पर नहीं। तो इस तरह की भी परेशानी है। बिल्कुल, यही सवाल आपसे भी है। ये आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी थी? 25% आबादी को जो है वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान की बात मैं करूं 2 जिले वहां पर ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 23% आबादी है अक़लियती तबके की, लेकिन उनको भी शुमार जो है उसमें नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। देखिए, ये यकीनी तौर के ऊपर ये बहुत ही गलत फैसला था जी। और मुझे जो अभी इंफॉर्मेशन मुझे जो मिली है, शायद उसको उन्होंने शायद 15% की बात करने के लिए कहा है, 15% कर रहे हैं। बात हो रही है, सलमान खुर्शीद साहब जब वो मिनिस्टर थे तभी उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन अब तो शायद रिजल्ट जो है वो नहीं है। शायद वो हो गया है, लेकिन नुकसान तो हो गया। अब क्या होगा अगर, मैं तो इस बात से भी मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है कि आप मुसलमानों को मखसूस पैकेज दें, आप जनरल प्रोग्राम में मुसलमानों को शामिल कीजिए। इसके साथ ये हो गया है कि जो 90 डिस्ट्रिक्ट इजला बने थे वो सिर्फ उसमें शायद 38% आबादी आती है मुसलमानों की, बाकी आपने तय कर लिया कि 38% आबादी को हम उनकी डेवलपमेंट करेंगे। बाकी लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पूरा डेवलपमेंट हो पा रहा है? उनका भी फ्लॉ बता रहा हूं, फ्लॉ। पहला सवाल तो ये था कि आपने 62% को एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा सवाल ये था कि जो आपने ऐलान किया उस ऐलान को भी आपने जो मैकेनिज्म बनाया उसमें भी बड़ा फ्लॉ था। तीसरा सबसे बड़ा जो फ्लॉ उसके अंदर ये है कि भाई आपने इसको, मैं ये जो कहते हैं आपके साथ ये ब्यूरोक्रेटिक एक थोड़ा सा एपैथी है, मैं इसको ब्यूरोक्रेटिक एपैथी नहीं मानता। सिर्फ ये कहीं ना कहीं देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो सियासी क़यादत है उसमें, और वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था पॉलिटिकल विल कमज़ोर है। जब पॉलिटिकल विल कमज़ोर होती है तो ब्यूरोक्रेसी हावी होती है।
तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के ऊपर जब तक हम बात नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इस पूरे सिनेरियो को समझने में शायद हमें दिक्कत होगी। जी, यही सवाल बिल्कुल आपसे भी है। मैं जैसे नवेद साहब ने बात कही कि 62% को छोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है और तजर्बा की बुनियाद पर आगे फिर उसमें कुछ तब्दीली करना मुनासिब होता है। जाहिर है ये तो पॉसिबल नहीं था शुरू में कि आप 100% मुसलमानों के लिए कोई डेवलपमेंट का काम इस तरह की कोई स्कीम बना दें। नहीं, दूसरी स्कीम्स जो चली रही हैं, दूसरी हैं, मैं अभी यही बताना चाह रहा हूँ कि हर मिनिस्ट्री में तकरीबन 15% जो बजट है वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट्स के लिए होता है। अब उसका वही है कि इम्प्लीमेंटेशन कायदे से नहीं होता, जो हम पहले हम इस पर बहस कर चुके हैं जी। उसकी बात छोड़ दीजिए, अभी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट आया है, जो दिया गया है अभी नए हालिया बजट में, वो 3511 करोड़ रुपए दिए गए और ये बताया गया है कि ये पिछले प्रपोज्ड जो बजट था उसका 20% उससे 20% ज्यादा है और जो खर्च हुआ यूटिलाइज हुआ था लास्ट टाइम उससे 60% ज्यादा है। गोया कि पिछली बार ये अपने आप पे हुकूमत पे सवाल है, एक बड़ा सवाल है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप सवाल कर रहे हैं, मैं तो खुद ही सवाल कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, जो मैंने शुरू में बात कही कि जब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपना बजट पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाई तो आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट का पैसा जाता है वो आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा, तो ये शिकायत तो जाहिर है कि बड़ी वाजिब है, लेकिन सब जगह ही मामला ऐसा है कि जिम्मेदारी सबकी है और ये खाली ये सोचने से कि हुकूमत इस काम को कर देगी, कोई हुकूमत कभी किसी को कुछ नहीं देती है। सुन लीजिए मेरी बात, हक हमेशा लिया जाता है, प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हक हमेशा लिया जाता है। मैं पिछले 20 साल के अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, नवेद हामिद साहब हमसे शायद इत्तेफाक करेंगे कि एक प्रेशर ग्रुप हमेशा हर हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए काम किया करता था। अब वो प्रेशर ग्रुप नज़र नहीं आता। वो प्रेशर ग्रुप कौन सा होता था? वो लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं और माइनॉरिटी एरियाज़ के अंदर उनकी अपनी पकड़ है सोशल वर्क करने की वजह से या तालीमी काम करने की वजह से या कोई दूसरा काम करने की वजह से, उन लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होता था। पार्लियामेंट के मेंबरों का एक ग्रुप होता था। स्टेट की असेंबली के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनका एक ग्रुप होता था। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उस तरह का जो एक प्रेशर ग्रुप है वो आजकल है कहाँ, वो कम क्यों हो गया? नहीं है, अभी है, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कमी आई है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखिए मैं ये बात जानता हूँ कि यकीनन सियासी तौर पर बहुत सारे काम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे होकर के आए, मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूँ, 6 साल में रहा हूँ, हम अपना फंड भी खर्च करते थे, तो हमें प्रायोरिटीज़ तय करनी चाहिए कि हम अगर 10 लोग मिलकर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हो, कहते साहब ये काम नहीं हुआ, तो नीचे ब्यूरोक्रेसी को भी एक मैसेज जाता है कि भाई ये तो अब ऊपर जो है शिकायत शुरू हो गई है, तो वो काम करना शुरू करते हैं। ये गेयर अप करना। पार्लियामेंट के सवालात क्या थे कि सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस किए जाते हैं। आज ये पार्लियामेंट के जो मेंबरों के सिर्फ जो 700 साढ़े 700 मेंबर्स के पास राइट था, आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पास ये राइट है आरटीआई की शक्ल में, और इसको हुकूमत ने दिया है। तो हर आदमी आज मेंबर पार्लियामेंट की तरह क्वेश्चन कर सकता है और हुकूमत पाबंद है उसका जवाब देने के लिए। क्या हम अपना रोल अदा कर रहे हैं? क्या हमारे पढ़ी लिखी जो जनरेशन आ रही है उसको पता है कि आरटीआई के जरिए से वो क्या क्या मालूम कर सकता है? हम आरटीआई का इस्तेमाल करके बहुत जबरदस्त प्रेशर बना सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे, कुछ शिकायत थी आपको भी? आरटीआई के जरिए बहुत सारी इत्तलात हासिल की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हुकूमत के जो मंसूबे हैं, जो प्रोग्राम है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पहले अवाम उन्नास में फैलाए। इत्तफाक से और ख़ास तौर से अक़लियती उमूर की हुकूमत ने ये बताया ही नहीं है। आपको चाहिए कि आप बताएं लोगों से कि हुकूमत के क्या क्या मंसूबे हैं। ये आपने काम नहीं किया। हुकूमत से ज़्यादा आप हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करें। आपको हुकूमत पर सवाल खड़े करने चाहिए थे, जो आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आपके पास आएंगे, चूंकि जैसे मैंने कहा था कि जवाब जो है वो जितने भी लोग सवाल करेंगे जवाब जो है वो आपको ही देने हैं। डेवलपमेंट की बात हो रही थी और यहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय हो रही है कि भाई जो हमारे लीडरान हैं वो कितने जिम्मेदार हैं, कितनी जिम्मेदारी से वो काम करते हैं। आपको लगता है कि वाकई ही कई बार ओहदा मिलने के बाद हमारे लीडरान जो है वो काम नहीं करते जितना उनको करना चाहिए था?
पूरी जिम्मेदारी के साथ? एक तो अफजल साहब ने एक पॉइंट जो रेस की उसको पे ज़्यादा हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं की, मुमकिन है आप उस पर और प्रोग्राम्स कर चुके हों। वो ये उन्होंने पॉइंट रेस की कि और ये इससे भी इसके साथ टाइड अप है कि जो लोगों की जिम्मेदारी है, और आपने भी वो पॉइंट रेस की, जो माइनॉरिटीज़ की जो भागीदारी है अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, हम लोगों ने उसका कभी प्रेशर नहीं बनाया। अगर हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ये प्रेशर बनाएं कि इट्स मैंडेटरी कि आपके HRD के बजट में 15% बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, उसको करोड़ों में अगर आप उसका आंकड़ा लगाएं तो इट इज़ अ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मनी which is owing to the minorities। इस तरह से सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जिसकी लिस्ट है बाकायदा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसको मॉनिटर करता है, और जिस तरह से अफजल साहब ने ये बात कही कि उसमें जागरूकता तो सब में होनी चाहिए, और लीडर्स का फ़र्ज़ है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराएं जो कि लोग नहीं हैं। और ये बात भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से साथी NGOs जाके और प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक हमारे साथी कर रहे हैं एक रहनुमा प्रोग्राम, कई डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने MCD डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, सिर्फ ये कि लोगों को, मुसलमानों को उनकी एंटाइटलमेंट दिलवाने के लिए। वो कहते हैं, सर पीटते हैं वो अपना कि मैडम लोगों को तो पता ही नहीं, हम इनको एंटाइटलमेंट क्या दिलवाएंगे, पहले तो हम उनको ये बताएं कि तुम्हारे व्हाट आर यू एंटाइटल्ड टू। तो मतलब ये कि ये बहुत बड़ी एक नाकामी है। मगर उसके साथ साथ अगर जैसे आपने कहा एक RTI का इंस्ट्रूमेंट है, एक आपके मेंबर्स का इंस्ट्रूमेंट है, MLAs का, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, मेरे ख्याल में इतनी सही बात उन्होंने कही कि हम तो योजना बना देते हैं और हम योजना बना के उसमें रिसोर्सेज भी डाल देते हैं, जितना कर सकते हैं हम प्लानिंग कमीशन से करते हैं। उसके बाद अगर उसको उसकी अमल दरामद जब करने का मौका आए तो वो जो प्रेशर ग्रुप का जिस वक्त ये जिक्र कर रहे थे और नवेद साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, उसी से जब डेलीगेशंस जाते हैं हमारे पास आए, हालांकि हम उसमें इन अ सेंस प्लानर्स हैं, मगर हम क्योंकि हम हमारा जो हम लोगों को लोग समझते हैं कि वी आर अ न्यूट्रल पार्टी, किसी मिनिस्ट्री की टर्फ पे हमें किसी मिनिस्ट्री का टर्फ नहीं चाहिए, तो इसलिए हम एक न्यूट्रल पार्टी हैं। तो हम कन्वीन कर सकते हैं, हम एजुकेशन को बुला सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट को, पंचायती राज को, हेल्थ को, एजुकेशन को, सबको बुला के हम कह सकते हैं नाउ व्हाट इज़ इट। बट उसके लिए जो प्रेशर, जब भी आपका डेलीगेशन आता है एकदम से हिल जाते हैं हम लोग। बिल्कुल तो ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर से या असेंबली के मेंबर से हर चीज़ की तवक्को ना करें। पार्लियामेंट का मेंबर का काम क्या है, जैसे अभी सैयदा साहिबा ने कहा कि प्लानिंग कमीशन का काम यह है कि एक इनोसेंट प्लानर हैं ये, इनको किसी की तरफदारी नहीं करनी है, किसी को कम ज़्यादा ये तो देख करके पूरा एक प्लान करके हुकूमत को दे देते हैं कि भाई हमारे जहन में ऐसा है कि ऐसा करना चाहिए, हुकूमत उसको अपने प्रोग्राम को शामिल करती है। इसी तरह से पार्लियामेंट के मेंबर का काम नालियों की सफाई कराना नहीं है, उसका काम दूसरे स्कूल खुलवाना नहीं है, उसका काम है कानून बनाना, और जो मुल्क में कानून बन रहे हैं उस पर यह नज़र रखना कि कोई कानून ऐसा तो नहीं बन रहा जिससे हमें नुकसान पहुँचे या मुल्क को नुकसान पहुँचे या किसी एक वर्ग को या एक तबके को उसका नुकसान पहुँचे, ये उसका काम है। लेकिन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी तो है उसकी एरिया की। मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए, डेवलपमेंट की जिम्मेदारी जो है, जो प्रोग्राम एक मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का है उसका एरिया डेवलपमेंट के लिए उसको कुछ पैसा दिया जाता है, वो जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन कर्नाटक के मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का काम भी करें, लेकिन वो अगर उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट में तो उस आवाज को उठा सकते हैं, उठाते ही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर वो नहीं उठाते, लेकिन प्रॉब्लम जब पैदा होती है जब कर्नाटक का मेंबर या बिहार का मेंबर खुद बिहार की बात नहीं करता जो आप शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, या असेंबली का मेंबर। मेरी शिकायत ये है और मेरी ये ख्वाहिश है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि मुसलमान जो है मजमूई तौर पर तालीमी एतबार से दलितों से भी और दूसरे इक़्तिसादी एतबार से भी दलितों से भी पीछे हैं, तो बजाय इसके कि आप ब्लॉक लेवल पे काम करें, ज़िला लेवल पे ज़िला सतह पर काम करें, क्यों नहीं ऐसे मैकेनिज़्म को तैयार किया जाए जिसमें कि हर एक मुस्लिम तालिब इल्म को डायरेक्ट उसका फ़ायदा पहुँचे। इसको यूनिवर्सलाइज, आप जो कह रहे हैं यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, यूनिवर्सलाइज कर दिया, जैसे लोग कहते हैं PDS को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए।
और इसमें ये ना हो कि सर्टन इनकम लेवल के साथ टाई अप नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना आप कि चाहे वो मुसलमान में बी अ मिलियनेयर, मगर क्योंकि वो मुसलमान है, उसका नाम अब्दुल हमीद है, तो फिर उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दैट इज आई थिंक अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यू नो, बिल्कुल ये ठीक है। आप इसको मानेंगे? जी, वापस आप आएंगे। जिस यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं, उसी यूनिवर्सिटी में 2 साल से तालिब इल्म में तालीम हासिल कर रहा है और इक़्तिसादी एतबार से कमज़ोर होने के बावजूद उसको सर्टिफिकेट के जमा करने में ही सारा वक्त गुजर जाता है। और कई लड़के ऐसे हैं जहाँ के उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल, और आज हम बात कर रहे हैं उन खुसूसी अजला की जहां पर कसीर तादाद में अक़लियती तबका रहता है। बहुत सारे मसाइल जो हैं अभी भी उनके एज इट इज़ हैं, बहुत सारे मसले जो हैं वो हल नहीं हो पाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और तरक्की जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पाई? आप सवाल कर रहे थे जी। प्रॉब्लम ये है मैम, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर रेशियो बना रखा है कि माइनॉरिटीज़ को इतने इतने लोन देने हैं। ओखला के अंदर आपकी चाहे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, आपको 1 रुपये का भी लोन नहीं मिलेगा, ना वो गवर्नमेंट बैंक से मिलेगा और ना ही वो। एक बार एनडीटीवी ने इसके ऊपर प्रोग्राम भी दिखाया था, तो सिर्फ एसबीआई ने रिकॉर्ड रखा था कि हमने कितने मुस्लिम्स को लोन दिया है, बाकी सारे बैंक्स ने रिकॉर्ड भी नहीं रखा। अब इसमें ना तो हम एज अ स्टूडेंट या एज अ इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर सकता, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली यू आर राइट। आई मीन आई एम ऑल्सो, मैं भी आपके पड़ोस में ही रहती हूँ, तो मैं भी उसी गेटो को बिलोंग करती हूँ, हालांकि हम उसको गेटो नहीं कहते अब। मगर खैर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियर डायरेक्टिव बैंक को दिए हैं, मगर आप जो बात कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बैंक्स आर, इट्स इन द ब्रीच दैट दिस पॉइंट इज टेकन बाय द बैंक। कोई भी बैंक इसका रिकॉर्ड नहीं रखता, बैंक्स बहुत डिफ़ॉल्ट करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। इसलिए हमने इस प्लान में ये प्रपोज़ किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो, वहाँ वी शुड हैव फैसिलिटेशन ऑफिसर्स, कि जो एक्चुअली जो औरत, मुसलमान बुर्कापोश औरत जो कि बैंक की दहलीज पार करने से घबराती हो, उसको किस तरह से हैंड होल्ड करके ले जाना है, उसको किस तरह से उसका हक दिलवाना है। क्योंकि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे खासे घरों में रहते हैं, उस एरिया में कोई हमें इतनी मुश्किलात नहीं है, और हैं भी मुश्किलात, मगर हमारा फाइनेंशियल जो एक तरह से सेल्फ रिलायंस है वो हिल जाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्टेड एरियाज को कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की शिकायतें कर दिया जाता है। इसमें यही बात नहीं है, मसला ये है कि एटीएम मशीन लगाते हैं वहाँ पे मुसलमान नहीं लगाएंगे, सच्ची नहीं लगाएंगे, वहाँ पर नया बैंक नहीं खोलेंगे। अभी जैसे मैम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, तो नेशनलाइज बैंक, सरकार की जिम्मेदारी ये है कि नेशनलाइज बैंक को तो कम से कम वो मजबूर कर सकती है कि भाई आपने मुस्लिम लैंडिंग, माइनॉरिटी लैंडिंग कितनी की है, क्यों नहीं निकालते। अगर 3 बरस के अंदर नेशनलाइज बैंक के जिम्मेदारान इस सरकार के इस विल के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, 1-2 सवाल और। वो खाली नवेद साहब, मैं समझता हूँ नेशनलाइज बैंक के लिए नहीं, बल्कि जो बैंक, मैंने कहा कम से कम रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ होता है, हाँ, उन सबको जो इस तरह के डायरेक्शंस होने चाहिए, उसकी Why डायरेक्शन should होती है। private sector banks not do their उनका भी धर्मा है, they should do their धर्मा। और the private sector और banks। क्वेश्चन, ओखला के अंदर एनजीओज सबसे बड़ी प्रेशर ग्रुप्स हैं, डेफिनेटली एनजीओ आरटीआई के अंदर आती नहीं। मेरे फादर एडवोकेट है, मुझे पता है कितनी वहाँ पर एनजीओज हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, और क्योंकि ना तो आरटीआई में हैं तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरे रेज्यूम में बहुत अच्छी जचेगी अगर मैं किसी से आरटीआई मांग लूँ और उस पर केस चढ़ जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं किसी एनजीओ को फांस नहीं सकता। मुझे 10 एनजीओ के नाम पता है जिनमें फांस सकता हूँ, बट आरटीआई में है ही नहीं। नहीं, मकसद फंसाना नहीं होना चाहिए ना। नहीं, एग्जैक्टली अरे सर, फंसाना क्यों नहीं होना चाहिए? प्रॉब्लम ये है ना, वो एक्सपोज करो, फियर तो रहना चाहिए। इनका कहना ये है कि जवाबदेही के लिए इनके पास हथियार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैम, मैं यहाँ पे स्टेट और सेंटर के रोल के बारे में बात करना चाहता था। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा था कि गुजरात में मेरिट कम मींस का जो स्कॉलरशिप था मोस्टली किसी को नहीं मिला, किसी भी वहाँ कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। गुजरात में तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? स्टेट को लायबल बनाना चाहिए कि जो सेंटर की जो स्कीम्स है, तो स्टेट को लायबल बनाना चाहिए कि इन्फोर्स करे, क्योंकि जो फंड आता है जो स्टेट का उसको डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे इसमें। बिहार में भी ऐसा हुआ है कि जो भी फंड्स आते हैं स्कॉलरशिप को, वो होता है कि नहीं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं किसी और चीज़ में। तो स्टेट को भी लायबल बनाना चाहिए कि जो सेंटर का स्कीम है उसको आप इन्फोर्स करें। गुजरात में तो हाई कोर्ट जजमेंट आ गई है इसके खिलाफ,
कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दे रहे थे, गुजरात वाले रिफ्यूज़ कर रहे थे, बार बार पैसा जाता था, बार बार पैसा लौटा देते थे। अब हाई कोर्ट जजमेंट आ गई है और गुजरात ने, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज़ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। आप तो लॉयर हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो यानी ये कि अगर एक सरकार उसको रिफ्यूज़ कर रही है, द कोर्ट हैज़ गिवन अ जजमेंट, नाउ अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जजमेंट देती है, पर इस पे नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का होता है। अच्छा नवेद साहब, बजट की बात करेंगे। बजट जो मांगा जाता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का एक रोल होता है अहम, और इस बार हमने देखा कि शिकायत आई है नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनकी भी शिकायत थी कि वो ये कहते हैं कि उनका जितना सालाना बजट है वो तनख्वाहों पर ही खर्च हो जाता है, बाकी डेवलपमेंट के काम पर वो नहीं कर पाते। और 12th प्लान में भी जो है बहुत सारा पैसा मांगा था, तकरीबन माइनॉरिटीज़ की फलाह बहबूदी के लिए 70,000 से ज़्यादा पैसा मांगा गया था, पर बहुत कम पैसा दिया गया है। फिगर मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट आपको पता है बहुत कम पैसा दिया गया है। बजट जो है, बजट सेंक्शन होते ही नहीं है, प्लानिंग में चीज़ें आती ही नहीं है। लगता है कि आपको ये बड़ी शिकायत है, चूंकि अगर वजाहत हबीबुल्ला साहब कर रहे हैं शिकायत, तो उसमें दम तो ज़रूर होगा। देखिए, ये तो सबसे बड़ा मसला वही है कि आपकी पॉलिटिकल विल कितनी है। आप बहुत अच्छी तरह अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपका खुद का आदमी अगर कह रहा है कि मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ, तो ये पूरा एक सीरियस मामला है और ये बताता है कि बीमारी कहाँ तक फैल गई है। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो इदारा है उसी को पैसा नहीं मिल रहा, तो बाकी चीज़ों पर आप जो है क्या करने जा रहे हैं। और जैसे ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी अपने बजट स्पीच में कही कि भाई खर्च नहीं हुआ, उसके बावजूद हम जो है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो ये हम और बढ़ा करके कितना किया? सिर्फ 3500 कुछ करोड़ रुपए, 3511 करोड़ रुपए उसको किया है। तो लेकिन ये कि ये आप देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ताल्लुक से जो बजट है, उसका कितना बजट है? वो 45,000 करोड़ से ज्यादा है। 45,000 करोड़ है। तो ये उसका समझ लीजिए आप 7% है। बिल्कुल 18% माइनॉरिटीज की आबादी है इस वक्त मुल्क के अंदर, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी जो है वो 22% है। उन शेड्यूल कास्ट का बजट और शेड्यूल ट्राइब का बजट जो है वो 45,000 करोड़ रुपए है, और हमारा आबादी 18% की, वो उसका बजट जो है 3500 करोड़ रुपए है। बिल्कुल ठीक। ये आपको ये सब ये देखना पड़ेगा कि ये क्या हो, ये रवैया कौन सा है। मगर इसमें सिर्फ एक, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग अफजल साहब, वो ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये सही बात बिल्कुल कह रहे हैं। इसको अगर मैं आपको 2 पॉइंट सिर्फ बताना चाहती हूँ। एक ये पॉइंट प्राइम मिनिस्टर ने और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने मुसलमान एमपीज के सामने, और जो मुसलमान एमपीज के हमदर्द होते हैं वो डेलीगेशंस के सामने ये बात कही है कि नंबर 1 प्रायोरिटी आप लोग सब कह रहे हैं एजुकेशन है, गिवन, वी एक्सेप्टेड। नंबर 2, प्लीज़ आप हमको खर्च कर, इसको लिफ्ट द फंड्स, यूटिलाइज द फंड्स, एंड इफ़ यू नीड मोर फंड्स, नो मोर फंड्स विल बी मेड अवेलेबल। मतलब ये कि रिसोर्सेज में कमी नहीं होगी, खर्चा तो करिए, पहले खर्च तो कीजिए। अगर हम यहाँ के 40% इसको रेज करते हैं और सेक्टर्स में 5% और 10% रेज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पार्टिजनशिप की बदबू आती है उसमें से। तो इसको एक मैं ये जो बिल्कुल मेरे सामने ये अंडरटेकिंग है, और दूसरी अंडरटेकिंग जो है जिसमें फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आप 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत आप सारा एग्रीगेट करिए कि पूरे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में कितना पैसा मुसलमानों को, माइनॉरिटीज, मुसलमान स्ट्रोक उनके हिस्से में कितना पैसा आता है। अगर आप उसको एग्रीगेट करेंगे तो इट इज़ अ स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ मनी, मगर ना तो कोई देता है, ना कोई मिनिस्ट्री देती है, ना उस फंड को ना ढंग से मॉनिटरिंग हो पाती है, ना मॉनिटरिंग करती है, ना फंड को वहां टारगेट करती है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल बताऊं कि मेरे पास 3 केसेस ऐसे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के, कि वहाँ पर मुसलमान इदारे गए हैं कि हमें ये स्कीम हमें दे दीजिए। तो उनका जो वहाँ बाबू बैठा है, बाबू कहता है आप तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जाइए। तो ये जो फ्लैगशिप का मसला है, ये फ्लैगशिप का मसला कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ एडवाइस तक है, और एडवाइस जो है वो मानी नहीं जाती इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब ये बजट वाला जो है, मैंने कहा कि बजट मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो खर्च नहीं होता। ये प्रॉब्लम जो है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो फंड लास्ट ईयर दिया जाता है जी, उसमें जितना यूटिलाइज किया जाता है उससे कम ही फिर अगला फंड मिलता है। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने तो बहुत कम इस्तेमाल किया, तो उसको कम मिलना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने उसमें 20% का इजाफा किया। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही कि अभी भी उनको फंड कम लग रहा है। उनका काम करने का शायद कैनवस है वो अपने प्लानिंग के मुताबिक बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है।
और जो अभी ज़फ़र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब का बयान मैंने भी देखा, वजाहत साहब का, तो मैंने बल्कि इस पर एक बयान भी आज लिखा था कि ये बयान देने से कम हुकूमत इस वक्त, देखिए बजट पार्लियामेंट में है, हो गया है, लेकिन ये अभी इस पर बहस बाकी है, और उसके अंदर हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो एक काम कर सकते हैं कि जो चीज़ें अभी कम लग रही हैं उसके अंदर अपनी अमेंडमेंट डाल दे। देखिए अगर अमेंडमेंट नहीं डालेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा इसमें। मिनिस्ट्री आमतौर पर अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती है। अब ड्यूटी यह है कि रहमान साहब ने एक बात उठा दी है तो बाकी जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट, मैं ये बात जानता हूँ कि मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, जब हम गैर मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब ये हमारा इशू है, आप इस पर ज़रा दस्तखत कीजिए, तो वो आगे बढ़कर उस पर दस्तखत करते हैं। तो हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि हम सिर्फ, क्योंकि सेकुलर माइंड के लोग बहुत हैं यहाँ पर, सेकुलरिज्म जी, तो उसकी उसको कोई बढ़ाया दिक्कत जा नहीं सकता है, उसमें अमेंडमेंट डाल करके उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो शिकायत उन्होंने की है, जो अखबार के जरिए सामने आई, तो वजाहत हबीबुल्लाह साहब बहुत ही हमारे मुल्क के जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं और वो हुकूमत का तरीक़ाकार जानते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पहले से लिख करके ये बात दी हुई थी और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो बात उनकी जायज़ शिकायत है। तो इसे काफ़ी वक्त पहले उनको ये शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी, और उसके लिए फिर मैं कहता हूँ वही बात, प्रेशर ग्रुप के बगैर कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि उनको उम्मीद होगी कुछ होगा बजट में, लेकिन जब नहीं मिला तब उन्होंने रोना रोया। जब तक प्रेशर ग्रुप नहीं होते, डेमोक्रेसी है बिल्कुल, और यहाँ पर बस चल रहा है, और फिर आप देखते हैं करप्शन, 10 तरह की चीजें साथ में हैं। प्रेशर ग्रुप इज मस्ट, हर शोबे में आपको एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, उस शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, उसकी तहकीक करके और उस पर अपनी राय कम से कम रखनी चाहिए। आपके दिल को तो तसल्ली होगी कि हमने रख दिया। और जैसे बहुत सारे काम साहब जो कह रहे हैं, कैन वी ऑल स्पीक इन वन वॉइस, इतनी आवाजें, भांत भांत की आवाजें इधर उधर से आती हैं, लेकिन इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कुछ हमें किसी तरह से कंसोलिडेट करके एक आवाज आए, जस्ट वन ह्यूज वॉइस इस मुल्क में एक आवाज गूंजे, और वो आवाज हो तालीम। देन फिर मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं वो 15 पॉइंट प्रोग्राम लागू होता मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें 15% ऑफ अ ह्यूज बजट will automatically will go to minority। मैं एक और नवाज साहब सिर्फ 1 मिनट लूंगा, ये बताता चलूँ मैं आपको। जैसे दिल्ली में खुद मुझे ये बात हमारे जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा, क्योंकि गरीब बच्चों को तो फीस के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे वाइट कॉलर मुस्लिम हैं, नौकरी करते हैं, 20,000 तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों किसी अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ आजकल बेहद अखराजात हैं और बड़ी महंगी फीस उसकी देनी पड़ती है, तो वो उस गरीब आदमी से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बच्चों को ले जाना चाहते हैं अपनी सतह पर और वो उनके पास फीस के पैसे नहीं होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो किसी से कह भी नहीं सकते। यानी गरीब आदमी तो एक वक्त में कह देता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे आप दे दीजिए, लेकिन जो वाइट कॉलर है वो बेचारा कह भी नहीं पाता। तो आज दिल्ली में हर माइनॉरिटी बच्चे की फ़ीस अगर वो पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट अदा कर रही है, हमें उसका बारे में पता ही नहीं है। जैसा आपने कहा, जानकारी हुकूमत को देनी चाहिए, इसके लिए उर्दू और अखबारात में एक डिमांड भी उठती रही है कि चाहिए। SC ST की तर्ज पर जो है क्यों ना मुस्लिम बच्चों को भी, अकलियती तबके के बच्चों को भी जो है ऑन डिमांड स्कॉलरशिप दी जाए। देख रहे हैं हमारे मसाइल, और आज हम बात कर रहे हैं उन खुसूसी अजला की जहां पर कसीर तादाद में अकलियती तबका रहता है। बहुत सारे मसाइल जो हैं अभी भी उनके एज इट इज़ हैं, बहुत सारे मसले जो हैं वो हल नहीं हो पाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और तरक्की जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो पाई। हमने रोना तो बहुत रो लिया, बता दिया कि ये दिक्कतें हैं, यहाँ काम नहीं हो रहा, ये आदमी काम नहीं कर रहा, लेकिन काम हो कैसे, क्या कुछ होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये बात वाज़ह हो गई कि मुल्क में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, किस किस मैदान में वो पीछे हैं। उसके बाद से सच्चर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर ही हुकूमत ने बहुत सारे मंसूबे बनाए, जिसमें प्लानिंग कमीशन ने अपना रोल अदा किया। मेरा ये कहना है कि उन तमाम मंसूबों के बारे में बड़े पैमाने पर, जैसे पोलियो के ख़िलाफ़ जो एक जंग लड़ी गई हिंदुस्तान में, और माशाल्लाह से 2 साल से हिंदुस्तान जो है पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी से आज़ाद है। तो इसी तरह से एक बड़े पैमाने पर यानी कस्बा लेवल तक वो बात जानी चाहिए कि हुकूमत आपके लिए क्या मंसूबा बना चुकी है और आप उसका कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कि उनको इतला नहीं होगी, वो इसी तरह से गेटोज में रहते रहेंगे कि भाई हमारे लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हमारा कुछ नहीं सुधार हो सकता, हम यूं ही जिएंगे। और फिर वो
इन्हीं इस तरह से काम किया जा सकता। दूसरी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मरकजियत जो है वो तालीम को हासिल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ये सवाल बिल्कुल आपसे भी हुए कि हमने इजला जो है वो उनका इंतखाब तो कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर हॉस्टल्स जो है वो बॉयज़ हॉस्टल्स नहीं हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं हैं। चूँकि बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर हॉस्टल होने चाहिए। अगर कोई गांव से देहात से लड़की पढ़ने वहाँ पर आ रही है तो वो ठहरेगी कहाँ, उसके रुकने का इंतज़ाम कहाँ होगा, वो भी नहीं है। और हाइजीन के, हेल्थ के जो है इंतज़ाम पूरे नहीं है। किस तरीके से ये सारे काम होने चाहिए, कौन इसकी मॉनिटरिंग करे? मॉनिटरिंग के बारे में हमेशा ये बात होती रही है कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए सरकार को, और वो मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये ऐसा कुछ तरीका निकले कि जो ये माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में जो पैसा जा रहा है वो नाली बनाने पे ना लगे, वो सड़क बनाने पे तो जनरल फंड लग सकता है, ये तालीम इदारे बनाने पे लगे, ये क्लिनिक बनाने के ऊपर लगे, ये हॉस्टल बनाने के ऊपर लगे, बजाय इसके आप सड़क बना देते हैं, आप नल का कूपा लगवा देते हैं। तो ये तो जनरल फंड के अंदर भी हो सकता है। तीसरी बात ये कि ये जो आपने कहा इसकी तशरीह होनी चाहिए, इसका बाकायदा एडवर्टीजमेंट। ये अंग्रेजी अखबार से नहीं बात चलेगी कि आपने उसको अंग्रेजी अखबार दिल्ली के, बम्बई के, कलकत्ता के अंग्रेजी नेशनल मीडिया में दे दिया, जब तक वर्नाकुलर प्रेस में नहीं जाएगा। ये हिंदी अगर यूपी में पढ़ी जाती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू अगर हैदराबाद में पढ़ी जाती है उर्दू में दीजिए। जब तक ये लोकल लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे अखबारों को नहीं दिया जाएगा जो गाँव देहातों में अखबार जाते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो वह हिंदुस्तान टाइम्स नहीं जाता, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं जाता। वहाँ पर आप अगर 50 लाख रुपए का एक इश्तहार देना चाहते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे बिजनेस हाउसेस को फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन जिस आवाम के लिए आपने प्रोग्राम बनाया है उसको कहीं फ़ायदा नहीं होगा, कहीं फ़ायदा नहीं। उस पर भी ध्यान देना चाहिए, आप ये करें। बिल्कुल, ये सवाल आपसे भी है कि जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, उन अजला को या उन जिलों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो उनको मिले, ईमानदारी से मिले, और जो उनका हक है वो मिल जाए। कैसे काम करें? मैं तो ये बात शुरू में ही कह चुका हूँ कि इसके लिए हुकूमत के साथ साथ हमको सतर्क रहना होगा, यानी हमको भी होशियार होकर के उसकी देख रेख और उस पर वॉच रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारी लीडरशिप, और ये लीडरशिप सिर्फ सियासी नहीं, गैर सियासी लीडरशिप जो हमारे सोशल उसमें काम कर रहे हैं, तालीम के उसमें काम कर रहे हैं। और आपने अभी कहा कि कंसंट्रेशन हमारा मेन होना चाहिए तालीम पर। मैं उससे आगे और बढ़ कर के कहूँगा कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा तवज्जो, तालीम से ज़्यादा तवज्जो अपनी ख़वातीन की, अपनी बच्चियों की तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। जब तक माँ की गोद में माँ की गोद पढ़ी लिखी नहीं होगी, बच्चा पढ़ना उसका तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वेमेन एजुकेशन पर होना चाहिए। और हुकूमत की प्लान है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से मैं जानता हूँ कि अगर आप स्कूल के लिए पैसा लेना चाहें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप एक लड़कियों के स्कूल के लिए पैसा लेना चाहें तो आपको पैसे जल्दी मिल जाएंगे। आप अगर हॉस्टल बनाना चाहते हैं अपने स्कूल के अंदर तो आपको मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अगर आप लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते हैं तो टॉप प्रायोरिटी पे उसको पैसा दिया जाता है। तो लेकिन हम उसमें आगे ही नहीं आते, चूँकि हमारा जहन जो है अभी बंद है लड़कियों के ताल्लुक से। हम चाहते ही नहीं कि वो जाके हॉस्टल में पढ़े, हम चाहते ही नहीं कि वो घर से बाहर निकले। हम तो बस चाहते हैं कि वो 11वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक उसको स्कूल में पढ़ा लें और उसके बाद वो जो है उसकी शादी कर दी जाए और वो बस चेला चक्की और घर जो है वो चलाए, मैं समझता में लग जाए। हाँ, तो क्या पढ़ी लिखी लड़कियां जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या वो घर नहीं चलाती? क्या सैयदा साहिबा के घर में रोटी नहीं पकती है आज की तारीख में? क्या ये अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे हैं? क्या इनके बच्चों की तालीम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो रही होगी? आप मुझे बताइए। एक इतनी बड़ी मिसाल आपके सामने मौजूद है, हिंदुस्तान में इतनी टॉप पोजीशन पे एक खातून बैठी हैं, फिर हम लोग क्यों सबक नहीं सीखते? हम बच्चियों को पीछे क्यों रखना चाहते हैं? तो मैं कहूँगा कि कंसंट्रेशन बच्चियों पर होना चाहिए। और तीसरी बात वही कहूँगा कि मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स होने चाहिए। मॉनिटरिंग करें, उसके बाद एक प्रेशर ग्रुप हो, वो जाए, कंसर्न लोगों से मिले, चाहे डीएम से मिले, एसपी से मिले, इंजीनियर से मिले, पार्लियामेंट के मेंबर से मिले, पार्लियामेंट के मेंबर के घर पे जाके घेराव कर ले, असेंबली के मेंबर पे जाके घेराव करें। आप क्यों नहीं करते काम? आपको पूरा हक है। अगर हमारे लोग हमारा घेराव करना लगे तो हमें तो फौरन उठ के भागना पड़ेगा। जैसे कि अभी कहा कि जब कोई डेलीगेशन मिलने के लिए आता है तो प्लानिंग कमीशन में भी, अरे भाई वो लोग आ रहे हैं, देखिए क्या काम करना है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप बनाना बहुत जरूरी। देखिए, बैठ के खाली तकरीर करने से और बहस मुबाहिसे में ये कहने से कि हमारी लीडरशिप बेकार है, हमारी हुकूमत बेकार है, हमारे लोग बेकार हैं, इससे मसला हल नहीं होगा। वी हैव टू फुलफिल आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो।
हम भी उतना ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं उर्दू एकेडमी का चेयरमैन रहा हूँ। उससे पहले उर्दू एकेडमी का बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपया था, हमेशा 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख खर्च होते थे। मैं जब आया तो मैंने 8 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब 4 महीने मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं शीला जी के पास गया, मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं खत्म, आपने पैसे खत्म कर दिए? मैं कहा हाँ बिल्कुल, हमने प्रोग्राम सारे कर लिए, अब हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमें स्पेशल फंड दिया गया और हमने उससे अपना काम आगे बढ़ाया। तो मैं ये कहता हूं कि हमको खुद आप अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो हम यकीनन कामयाब होंगे। और एक बात मान के चल लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, हुकूमतें कभी किसी को कुछ नहीं देती हैं, उसे प्लान करती हैं, पैसा एलोकेट करती हैं, सब कुछ है, हासिल करना पड़ता है। हमको उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का हक है और वो हक हमको अपना लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैम, आखिर में आपके पास आएंगे, जो ये 90 जिले हैं, अब दायरा तो बढ़ गया है और भी दायरा आप बढ़ाएंगे, शायद तरमीम भी बहुत सारी होंगी। यहाँ पर हॉस्टल्स भी आ जाएं, यहाँ पर जो है वो गर्ल्स हॉस्टल भी खुल जाएं, स्कूल भी खुल जाएं और बैंक भी आ जाएं, या बैंक जो है उनको लोन भी देने लगे। और किस तरह की प्लानिंग है और क्या कुछ होगा और क्या कुछ होना चाहिए? मैं सिर्फ एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आप 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक चैप्टर जो कि माइनॉरिटीज़ का चैप्टर है, अगर आप इतनी तकलीफ़ करें कि उसको आप पढ़ें और उसमें आप ये देखें कि जितनी बातें हुई हैं उसका सारी बात एक एक डिटेल उसमें लिखी गई है और उस प्लान पे पूरे मुल्क के हर चीफ मिनिस्टर ने, हर स्टेट ने, हर कैबिनेट मिनिस्टर ने उस प्लान पे साइन किया है। यानी कि 2017 तक उन्होंने अपनी कमिटमेंट दे दी है कि वी आर कमिटेड टू इट। और उसमें सिर्फ एक बात मैं बताती हूँ, वैसे तो आप खुद देख लेंगे क्योंकि मैं सबको, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस चैप्टर ऑफ द प्लान। सिर्फ 12-14 पेजेस का चैप्टर है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर 1 में जो ओवरव्यू है प्लान का, उसमें हमने मुसलमानों का नाम लेके और ये लिखा है कि मॉनिटरेबल टारगेट प्लान की ये है कि 2017 तक जो गैप है मुसलमानों का, नॉन मुस्लिम्स का, बच्चों का तालीम में, वो गैप भर जाए। एंड वी आर, ये इसमें पूरे मुल्क ने कमिटमेंट की है कि एजुकेशन गैप बाय 2017 तक ये गैप भर जाएगा। अब ये गैप कैसे भरेगा, इसको आप सब स्टेट्स ने जब अपनी कमिटमेंट की है, तो अब जैसे अफजल साहब ने कहा और जैसे नवेद ने कहा कि अब जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको कहना चाहिए ये आपकी कमिटमेंट है, ये आपका प्लान है, वेयर इज द फंड, वेयर आर द रिसोर्सेज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए और अहम इशू पर बात हो रही थी। जाहिर है तरक्की तो जरूर होगी, तरक्की के रास्ते भी खुले हैं, लेकिन रास्ते तभी हमवार होंगे जब आप बेदार होंगे, तालीम हासिल करेंगे, एक होंगे और प्रेशर भी जो है हुकूमतों के ऊपर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।